हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से मंजीत सिंह चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स हम लोगों का वो यूपीएससी के पूरे जीएस के कोर्स को हम लोग किस प्रकार से कवरअप करेंगे और उस जीएस में जिसकी सबसे बड़ी भागीदारी है पॉलिटी, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके संबंध में हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसे उस पर अपनी रणनीति बनाएंगे, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा और किस तरीके से हम लोग उसे पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आने वाले जो 15 से 16 क्वेश्चन होंगे उस 15 से 16 क्वेश्चन पे एक मजबूत पकड़ बनाई जा सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में किसी एक सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बनने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे बैलेंस होना पड़ेगा। बैलेंस होने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट पर एक बराबर की पकड़ आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले की जो वैकेंसी थी वहाँ आप लोगों ने देखा था कि 20 क्वेश्चन अनिवार्य थे। 20 क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए तो वो क्वालिफाइंग से भी बाहर हो जाते थे, भले ही दूसरे सब्जेक्ट में आपने 40 में 39 क्वेश्चन किया हो। तो इस बार शायद वो दायरा कुछ कम किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो बैलेंस का दायरा बना रहेगा कि हर सब्जेक्ट पे एक न्यूनतम क्वेश्चन निर्धारित होंगे, उतने क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हमें मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनानी है, हिंदी पे पकड़ बनानी है, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए उतनी ही पकड़ हमें जीएस पे बनानी है, क्योंकि अगर एक भी पहलू कमज़ोर हुआ तो फिर हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक महान दार्शनिक सुकरात कहता है एनी चैन इज एज स्ट्रांग एज वीकेस्ट लिंक। कोई जंजीर सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। अगर एक भी कड़ी आपकी कमज़ोर हुई फ्रेंड्स तो पूरी की पूरी जंजीर आपकी कमज़ोर बन जाएगी। तो आपको पूरी जंजीर मजबूत बनाने के लिए उस जंजीर की हर एक कड़ियों को मजबूत करना होगा, और हर एक कड़ियों से यहाँ तात्पर्य आपके विषय वस्तु है कि आप पर उतनी पकड़ हिस्ट्री में भी करनी है, उतनी पकड़ आपको ज्योग्राफी में भी करनी है, उतनी पकड़ आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर भी करनी है। तो पूरे जीएस को किस प्रकार से हम लोग कवरअप करेंगे और उस जीएस में विशेष कर कि पॉलिटी को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, उस सारी चीज़ों का डिस्कस आज की वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीएससी में जीएस 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स? 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें कि पिछले परीक्षा के आधार पर 20 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य था। अगर 20 क्वेश्चन से कम हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो गए। भले ही आप अन्य 3 सब्जेक्ट में, हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में आपने 38, 39 स्कोर किया हो, लेकिन किसी एक सेगमेंट में अगर आपने 20 से कम स्कोर किया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते थे, और वहाँ कुछ दायरा भी निश्चित किया जाएगा, उसका कोई स्पष्ट उल्लेख अभी नहीं किया गया है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको पकड़ यहाँ भी जीएस में किसी भी कंडीशन में 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही है जो क्वालिफाइंग है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग करना नहीं है, हमारा मकसद क्या है? अल्टीमेटली हमें सेलेक्ट होना है, हमें अपने कंधों पे सितारा लगाना है। तो उसके लिए हम पूरे जीएस पे किस प्रकार से स्कोर करें ताकि हमारा स्कोर 35 के एबव जाए। 40 क्वेश्चन का वादा हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, और नहीं किया जा सकता है। 40 क्वेश्चन अगर आप करते हैं फ्रेंड्स तो पूरी की पूरी आपकी मेहनत है। अगर 40 क्वेश्चन कोई स्टूडेंट्स पूरे जीएस में कर सकता है, वह किसी टीचर की भूमिका नहीं हो सकती है, वह स्टूडेंट्स की स्वयं की मेहनत होगी। केवल टीचर की मेहनत पे अगर वो काम करेगा तो 30 से 35 क्वेश्चन वो कर सकता है। अगर उसके एबव जा रहा है बच्चा तो पूरी की पूरी मेहनत उसकी कहीं ना कहीं सेल्फ मानी जाएगी, क्योंकि जब तक सेल्फ इस कदर से मेहनत नहीं की जाती है तब तक आप उस दायरे पर नहीं पहुंच पाते फ्रेंड्स। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में कि इस 40 क्वेश्चन पे हम लोग कवरअप किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस 40 क्वेश्चन पे आप सबसे पहले आप एक रणनीति तैयार करना है हम लोगों को कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट हैं कि जहां से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इस पूरे जीएस में कौन कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जिससे हम कवरअप करने के पश्चात 70% के नंबर को अपने गिरफ्त में कर लेंगे। आइए सबसे पहले उस 70% पोर्शन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी प्लस मूल विधि, यहां से ही आपके 40 में से 15 क्वेश्चन आने हैं। ये 15 से दायरा 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ भी सकता है, 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य हो सकता है ये 13-14 क्वेश्चन भी हो जाए, हो सकता है ये 16-17 क्वेश्चन भी हो जाएं। अगर बीच का एक दायरा लेंगे तो ये आपके फिक्स हैं कि आपके 15 क्वेश्चन तो आपके पॉलिटी और मूल विधि से रहेंगे। दूसरा टॉपिक फ्रेंड्स, एक टॉपिक है आपका
दरोगा की वैकेंसी में हमेशा से यूपी स्पेशल से, चाहे दरोगा की वैकेंसी हो चाहे पुलिस की वैकेंसी हो, वहाँ पे आपको यूपी स्पेशल से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। तो हमारे 3 से 4 प्रश्न यूपी स्पेशल से हो जाएंगे जो यहाँ एग्जाम में आएंगे। उसके बाद बात आएगी फ्रेंड्स करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स हमारे 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। अब इस दायरे को अगर आप देखिए 15, 7, 22 और इसके मिनिमम क्वेश्चन पे अगर आप आए 25, तो 40 क्वेश्चन में आपने देखा कि 25 क्वेश्चन हमारे इस 3 सेगमेंट से हो गए। कितने? 25 क्वेश्चन हमारे केवल 3 सेगमेंट से हो गए हैं, पॉलिटी मूल विधि, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर से। अभी हम और सब्जेक्ट पे नहीं गए हैं, जबकि आपके सब्जेक्ट और इतने बड़े बड़े हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे पूरी पकड़ बनाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ सकता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन चारों पोर्शन से आपके 15 से 16 क्वेश्चन ही रहते हैं। कभी कभी इनकी संख्या 13 भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा कि सर अगर सबसे पहले हम लोग पॉलिटी, मूल विधि, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर पे एक मजबूत पकड़ अगर बना लें तो हम उस क्वालिफाइंग के दायरे के भी ऊपर चले जाएंगे और हम एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस 25 क्वेश्चन पे आपने फ्रेंड्स पकड़ बना ली तो इस 25 क्वेश्चन में 25 तो आप एग्जाम में नहीं करेंगे, इस बात का दावा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सेल्फ अगर आप उतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये कोई असंभव लक्ष्य भी नहीं है। 25 से 25 किया भी जा सकता है। लेकिन उस 25 से 25 करने वाले स्टूडेंट्स वही होंगे जो पूरे विषय वस्तु को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, जब तक उनका एग्जाम नहीं होता है उस विषय वस्तु को सोचेंगे, उसी का मनन करेंगे, केवल उसी में जिएंगे और वही ख्वाब देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स 25 में 25 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 25 से में यहाँ स्कोर अपना 21 से 22 भी करते हैं तो बाकी अगर 15 से 16 में इसमें है, इसको हम थोड़ा सा इसमें समराइज करके अध्ययन इसका करते हैं तो हम 12 से 13 यहाँ स्कोर कर सकते हैं। 12 भी अगर हमने स्कोर कर दिया तो हम सीधा कहाँ पहुँच गए? 25, 10, 35, 2, 37 और 35 और 36 क्वेश्चन अगर आप जीएस में कर रहे हैं दरोगा के एग्जाम में तो आपका एक ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर आप उधर रीजनिंग में, हिंदी में, मैथ्स में इतना कवरअप कर लेंगे कि केवल आप क्वालिफाइंग ही नहीं करेंगे बल्कि आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस 25 क्वेश्चनों में से जिसकी अकेले 15 क्वेश्चन की भागीदारी पॉलिटी और मूल विधि से है, उस पॉलिटी के सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे कवरअप करेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम आपको केवल पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे चलकर हर टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिल जाएंगे कि हर टॉपिक के हर सेगमेंट को किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को किस प्रकार से कवरअप करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी पे हम लोग अपनी पकड़ किस प्रकार से बनाएंगे फ्रेंड्स। पॉलिटी, यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुल 12 से 13 प्रश्न, कभी कभी 14 प्रश्न तक पूछे गए। मिनिमम 10 प्रश्न तो आपके एग्जाम में रहते ही हैं। तो इस पे समझने के लिए हम किस प्रकार से, क्योंकि केवल आपको पॉलिटी में ही नहीं डूबना है फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। उधर आपको रीजनिंग भी कवरअप करना है, उधर आपको मैथ्स भी कवरअप करना है, हिंदी भी कवरअप करना है, साथ ही साथ जीएस के इतने सारे पार्ट्स हैं उसको भी कवरअप करना है। लेकिन उन सब के बीच जिसकी इतनी बड़ी भागीदारी है पॉलिटी, उसे भी हमें कवरअप करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी सब्जेक्ट में इतना ना डूब जाएं कि दूसरा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर पड़ जाए और किसी दूसरे सब्जेक्ट में कमज़ोर पड़ने की वजह से उसको छोड़कर हम दूसरे सब्जेक्ट में इतना मजबूत करने के चक्कर में उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हम अभी सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पॉलिटी के 15 क्वेश्चन पे पकड़ हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप देखिए, पॉलिटी पे पकड़ बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने पूरे सिलेबस को 4 सेगमेंट में बांटा है। अब इस 4 सेगमेंट में हमें यहाँ भी रणनीति तैयार करनी है, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने के लिए हमें एक बेहतर रणनीति तैयार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सीमित समय में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तुरंत 1857 की क्रांति की तरह, दंगाई भीड़ की तरह मैदान में कूदना नहीं है, बल्कि एक बेहतर रणनीति बना करके हमें अपने मकसद को फतेह करना है। तो उस मकसद को फतेह करने के लिए एक रणनीति बेहतर होनी चाहिए। उसी रणनीति को बनाने का प्रयास आपके साथ हम करते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटी में हम सबसे पहले जो हमारा संविधान का दर्शन है, संविधान का जो हमारा दर्शन है,
सवाल उठता है कि संविधान का दर्शन से क्या तात्पर्य है। इसके अंतर्गत हम रखते हैं प्रस्तावना को, प्रियम्बल, उसके बाद आता है फ्रेंड्स मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आता है नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आता है मूल कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसी के तहत हम एक टॉपिक यहीं पे और जोड़ देते हैं आपका, ताकि हमें इसे पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो, नागरिकता को भी यहीं हम जोड़ देते हैं। तो अगर इतने सेगमेंट पे हम सबसे पहले पकड़ बनाएंगे, नागरिकता, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। सवाल उठता है कि सबसे पहले मैंने फोकस यहीं पर क्यों किया, हमने स्टार्टिंग यहीं से क्यों किया, इन सब्जेक्ट पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन को या 12 क्वेश्चन को अगर हम 100% मान लें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस 100% में से 40% क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं। 40% क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे फ्रेंड्स, वो आपके नागरिकता, संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य से आएंगे। अगर इतने 4 टॉपिक्स पे अगर हमने अच्छे से पकड़ बना ली, अच्छे से एक एक सेगमेंट को समझा, उसे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आसानी से हम उस 100% पे 40% पे पकड़ बना लेंगे, क्योंकि हमारे 40% क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से आएंगे। अब सवाल उठता है, उसके अगर आगे चलेंगे फ्रेंड्स आप, तो आता है कार्यपालिका। तो जैसा कि पता है फ्रेंड्स, कार्यपालिका में 2 कार्यपालिका है, एक केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी राज्य की कार्यपालिका। जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी यहां सिर्फ एक मोटा मोटा स्क्रैच, एक फ्लो चार्ट में आपको मैं समझा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से कौन सी रणनीति को अपना करके पूरी पॉलिटी पे बहुत कम समय पर, क्योंकि हमें बहुत सारे सेगमेंट पढ़ने हैं, तो कम समय पे कैसे अपनी एक मजबूत पकड़ हम पॉलिटी पे बनाएंगे। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस तरीके से 40% क्वेश्चन आपके पॉलिटी में संविधान के दर्शन से इन 5 पार्टों से आते हैं, उसी तरीके से कार्यपालिका से भी आपके 70% क्वेश्चन आते हैं, 30% क्वेश्चन आते हैं। और 40 + 30 इसका मतलब 70% क्वेश्चन पूरे पॉलिटी के हमारे इन पार्ट से और कार्यपालिका से आएंगे। और कार्यपालिका में मैंने बताया फ्रेंड्स, कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। और केंद्र की कार्यपालिका से ही इस हक को अगर 100% हम माने, इस 100% में 70% क्वेश्चन आपके केंद्र की कार्यपालिका से आते हैं और 30% क्वेश्चन आपकी राज्य की कार्यपालिका से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि कार्यपालिका को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा 70% फोकस किस पे रहेगा, केंद्र की कार्यपालिका पे रहेगा, क्योंकि 70% क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं। सवाल उठता है केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सारे सेगमेंट को हम लोग केंद्र की कार्यपालिका में पढ़ेंगे। उसी तरीके से जब राज्य की कार्यपालिका में आएंगे तो राज्यपाल, प्रधान मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद महान्यायवादी, इन सारे सेगमेंट को हम लोग वहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपने देखा कार्यपालिका से हमारे 30% क्वेश्चन हो गए, 40% क्वेश्चन हमारे कहाँ से हो गए, संविधान के दर्शन से हो गए, और 20% क्वेश्चन जो हमारे और बचेंगे फ्रेंड्स, वो हमारे कहाँ से आएंगे, विधायिका से। कहाँ से आएंगे, विधायिका से आएंगे। और विधायिका भी जिस तरीके से कार्यपालिका के 2 पार्ट में मैंने बांटा, तो विधायिका को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक केंद्र की विधायिका और दूसरी राज्य की विधायिका। और केंद्र की विधायिका से आपके 80% क्वेश्चन आएंगे और राज्य की विधायिका से केवल आपके 20% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोग कार्यपालिका में ज़्यादा फोकस केंद्र की कार्यपालिका पर किया, उसी तरीके से हमें विधायिका में भी ज़्यादा फोकस केंद्र की विधायिका में लोकसभा एवं राज्यसभा में करना है, क्योंकि विधायिका के अंतर्गत वहाँ पर
कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को हम लोगों ने पहले से यहाँ पढ़ लिया है, तो वहाँ हम लोगों को मोस्टली लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ना होता है अच्छे से। तो यहाँ एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि 40% पकड़ हम यहाँ से यहाँ पे करेंगे, फिर कार्यपालिका की पकड़ हम लोग यहाँ से करेंगे केंद्र से, फिर विधायिका में भी हम लोग केंद्र को फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न हमारे ये बनते हैं। उसके बाद जो हमारे 10% क्वेश्चन बचेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 70 20 कितने हो गए 90। अभी भी सवाल उठता है कि सर अभी भी इसका मतलब 10% क्वेश्चन कहीं और से पूछे जाएंगे। जो वही 10% क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स आपके, वह क्वेश्चन आपके कहाँ से हो सकते हैं, वो आपके जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं और साथ ही साथ न्यायपालिका। न्यायपालिका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, लेकिन इनकी संभावना 10% ही आपके एग्जाम में होती है आने की। हम लोग पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या पता जो परिवर्तन होने वाला हो वो परिवर्तन इसी बार हो जाए। लेकिन हमारा फोकस मोस्टली इन्हीं पोर्शन पर रहेगा जहां से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं कोशिश करूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले कम से कम 1, 2, 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पॉलिटी के आपके पूछे गए हैं उनका डिस्कस में विद व्याख्या एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने करूंगा, ताकि आप खुद ये कन्फर्म हो सकें कि किस प्रकार से हमारी यूपीएसआई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सर ने जो डिस्कस किया था, जिन जिन पोर्शन से क्वेश्चन उठाने की बात की गई थी, क्या वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहला कदम हमारा होना चाहिए कि उसके सिलेबस को हम समझें, और उसके बाद उसके सिलेबस को देखने के बाद उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। अब इस 10% के क्वेश्चन के लिए हम लोग न्यायपालिका, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, जो भी हमारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं, योजना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे शॉर्ट में पढ़ेंगे और जल्दी से इसको हम लोग उसको वहाँ पर कवर अप कर लेंगे, और इस तरीके से हम अपनी पूरी पॉलिटी पे पकड़ बनाएंगे। लेकिन एक सवाल आपका बचा रह जाता है जो आपके मन में बार बार कौंधता है, वह सवाल कौन सा है कि सर हमारे पॉलिटी में बहुत सारे प्रश्न आर्टिकल के पूछे जाते हैं, आर्टिकल याद करने की कोई ट्रिक है? कौन सी ट्रिक्स आप बताएंगे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी आर्टिकल को याद कराने की हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से जाते जाते आप कम से कम 150 से पौने से 200 अनुच्छेद बोल के जाएंगे पूरा क्लास करने के बाद। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसकी कोई ट्रिक है? तो उसकी कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, और उस 395 अनुच्छेदों में से आपके एग्जाम में केवल 150 ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। वो किस प्रकार से पढ़ेंगे? जैसे जब आप किसी तालाब में एक जाल फेंकते हैं फ्रेंड्स ना, तो जाल फेंकने के बाद आप कहें कि मछली के साथ जो छोटे छोटे और भी कण हैं या छोटे छोटे जो और भी जीव हमें उन्हें भी पकड़ना है, तो जब उस जाल को फेंक कर आप मछली को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो उन मछलियों के साथ खुद ब खुद छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। उसी तरीके से जब पूरे संविधान को आप कॉन्सेप्ट रूपी जाल के साथ को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो जो आपके उसमें अनुच्छेद रूपी तत्व हैं वो अपने आप उस जाल के साथ आ जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, जब हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे, जब हम लोग नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, तो हमारे 1 से लेकर आर्टिकल 51 का तक सारे आर्टिकल्स आपकी मुट्ठी में होंगे फ्रेंड्स। जब हम लोग कार्यपालिका पढ़ेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर हम लोग वहाँ आर्टिकल 157 तक लगभग कवरअप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने के साथ आर्टिकल का कोई अलग से क्लास होगा ही नहीं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आपसे खुद सवाल करूंगा कि कितने आर्टिकल का आप आंसर दे सकते हैं। आप खुद पाएंगे सर कोई क्वेश्चन हमसे कहीं से भी आर्टिकल से पूछा जाए हम सारे क्वेश्चनों का आसानी से जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे अकेले की मेहनत से या किसी भी कोचिंग के अकेले की मेहनत से या किसी भी फैकल्टी के अकेले की मेहनत से सफलता नहीं मिलती। सफलता की 80% भागीदारी खुद आपकी होगी। सौम्या पांडे 2014 में जब IAS टॉप करती है तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये बात कही तो बहुत सारे शिक्षक गणों को ये बात थोड़ा सा बुरी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस बात को तो ये सही है कि किसी भी स्टूडेंट की सफलता के पीछे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी टीचर्स की भागीदारी केवल 20% होती है। 80% भागीदारी खुद स्टूडेंट्स की होती है। लेकिन इस 20% भागीदारी के बगैर उस 80% पे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये फ्रेंड्स, अगर आपने ख्वाब देखा है यूपीएसआई का तो मेहनत केवल हमें अकेले नहीं करनी होगी, मेहनत आपको भी करनी होगी फ्रेंड्स। दिन रात उसके लिए मेहनत करिए और मेहनत करने का थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। सवाल उठता है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई तो हमने भी की थी, उतना समय उतना वक्त हमें भी मिला था,
उन स्टूडेंट्स किस प्रकार से पढ़ाई किए या कैसे मेहनत किए जो बड़ी आसानी के साथ वहाँ तक पहुँच गए। ऐसी तुलना आपके बीच बहुत बार आती है, ऐसे सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। बहुत सारे बच्चे मेरा ये वीडियो जो देख रहे होंगे वो भी ये बात पे इस सवाल उनके मन में ये आता होगा, सर पिछले भी वैकेंसी में मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से हम सफल नहीं हो पाए, उसे हम समझ नहीं पाए। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत विद्वता की ज़रूरत नहीं होती है, एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत होती है। एक बेहतर रणनीति तैयार कीजिए, पूरे पाठ्यक्रम को समझिए, सभी सेगमेंट को एक बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए और सभी पर मेहनत करिए। पढ़ाई के लिए किस प्रकार से पढ़ाई की जाए ताकि कम समय में पूरे सिलेबस को कवर अप किया जाए और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो कोई भी कोई कंफ्यूजन न रहे, उसके लिए तरीका यही है फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ाई 6 घंटा ही कर रहे हैं तो 6 घंटे पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप इसको ऑब्जर्वली देखेंगे, पढ़ाई करने के बाद उन सारी चीज़ों को आप सोचते कैसे हैं, उसका मनन कैसे करते हैं, कैसे उसको आप रिवीजन करते हैं, मायने ये रखता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है फ्रेंड्स तो मेहनत इस प्रकार से करिए कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बाद अगर 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद का जो समय है उसको कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, मायने ये रखता है फ्रेंड्स। हमारे साथ कमियां क्या होती है, हम कुर्सी पे तो 10 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद का जो समय होता है बिल्कुल हम सोचते हैं कि अब हमने किताबें रख दी हैं, उसके बारे में न तो मुझे सोचना है और ना ही देखना है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, वो 10 घंटे की मेहनत पूरी बेकार हो जाती है आपकी। आपको करना क्या है, आप पढ़ाई 7 घंटे करिए लेकिन उसके बारे में मनन और उसको सोचिए कम से कम 3 से 4 घंटा। ऐसा करके आप देखिए, तब आप पाएंगे किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 1 घंटा खुद से रिलैक्स होकर उसके बारे में सोचते हैं, उसका मनन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका खुद से मन में रिवीजन करते हैं और जब रिवीजन में जवाब नहीं मिलता फिर से किताब उठा के देखते हैं। ऐसा किसी एक सेगमेंट में करके देखिए, आप खुद पाएंगे पूरी तैयारी का दायरा ही बदल जाएगा आपको। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़िए फ्रेंड्स। आपके इस मंजीत सिंह चैनल पे ये आपका जो कोर्स यहाँ बहुत ही सीमित, आपका फीस भी इसकी बहुत सीमित रखी गई ताकि जो भी पुअर्स बच्चे हैं, जो भी रूरल एरिया के बच्चे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से उसको पे करके अपने उन सपनों को साकार कर सकें जिसके लिए पिछले कई वर्षों से उसकी तलाश कर रहे हैं, उसके ख्वाब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जुड़िए, एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। और फ्रेंड्स जल्दी ही आपको पॉलिटी का पहला वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमने अपने पूरे जीएस की टीम से ये डिस्कस किया है फ्रेंड्स कि पूरे भी जीएस में जितना आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने से ज़्यादा फोकस हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन ही सेट करना है, हमें मेंस नहीं लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही वहाँ 1 क्वेश्चन होगा, उसका उत्तर हमारे सामने रहेगा। उन चारों उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है वहाँ हमें चुनना है और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पर सही करने के लिए पीछे मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी इसकी ये बहुत बड़ी वजह है क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में, जीएस के एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चन केवल रिपीट होते हैं। जो पिछले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपके 60 से 70% होते हैं। अगर आपने सही से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो 40 का अगर 70% 60% निकालेंगे तो 24 से 25 क्वेश्चन केवल आपके रिपीटेशन के होते हैं। केवल हमें नहीं पकड़ तो 10 से 15 क्वेश्चनों पे करने हैं, जो कि 6 से 7 क्वेश्चन हमारे करंट के ही होते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम अपनी रणनीति बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्द आपको पॉलिटी के एक नए वीडियो के